নমস্কাৰ প্ৰাগনিউজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই দেৱজিৎ ভূঞা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত এগৰাকী বিশেষ অতিথি উপস্থিত আছে। ভাৰতৰ সংগীত জগতৰ, ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ নক্ষত্ৰ তেওঁ। নামেও তেওঁ পৰিচয়। ভাৰতৰ সংগীত জগতৰ দিহিঙে দিপাঙে ইতিমধ্যে গীত গায়, ভালেমান ছবিত গীত গায়। তেওঁ ইতিমধ্যে হৈ পৰিছে দেশৰ সংগীত জগতৰ, দেশৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এক জীৱন্ত কিংবদন্তি। এগৰাকী প্ৰখ্যাত শিল্পীৰ লগত আছে অসমৰ এক সুসম্পৰ্ক, অসমৰ এক আন্তৰিক সম্পৰ্ক, অসমৰ আছে এক আৱেগিক সম্পৰ্ক। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই নিজৰ পৰা সেই আপোন ঘৰখনৰ পৰা কেতিয়াবা কলকাতাত আৰু কেতিয়াবা মুম্বাইত ভূপেন দাই সংগ্ৰামৰ যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ পিছত ভূপেন দা হৈ পৰিছিল ভাৰতৰ সংগীত জগতৰ আন এক নক্ষত্ৰ। এগৰাকী ভূপেন দাৰ লগত আছে মংগেশকাৰ পৰিয়ালৰ এক সুসম্পৰ্ক। ভূপেন দাৰ হাতত ধৰিয়েই উষা মংগেশকাৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমৰ সংগীত জগতত, অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত, যাৰ বাবে অসমৰ সংগীত জগতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ভালেমান গীত, যি গীত চিৰসেউজ গীত, অমৰ গীত, চিৰযুগমীয়া গীত। সেই গীত আজিও বাজে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ প্ৰতিগৰাকী সংগীতপ্ৰেমীৰ ঘৰত, চোতালত, পদূলিত। গীতসমূহ আজিৰ তাৰিখত হৈ পৰিছে অসমবাসীৰ বাবে, অসমীয়া জাতিৰ বাবে এক অমূল্য সম্পদ। সেই গীতৰ অন্যতম কণ্ঠশিল্পী, যাৰ কথা মই ইতিমধ্যে প্ৰাগনিউজৰ দৰ্শকসকলক কৈ আছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, তেওঁ হৈছে আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ, আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ সেইগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হৈছে উষা মংগেশকাৰ। দিদি বহুত বহুত স্বাগত প্ৰাগনিউজ কে লিয়ে। নমস্কাৰ। এয়া হৈছে উষা মংগেশকাৰ। আমি উষা মংগেশকাৰৰ জৰিয়তে কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম। আজি তেওঁ ভূপেন দাৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ কথা, মংগেশকাৰ পৰিয়ালৰ লগত থকা ভূপেন দাৰ সম্পৰ্কৰ কথা আৰু অসমৰ সংগীত জগতৰ লগত তেওঁ কেনেকৈ আৱেগিক সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে, আমি সমগ্ৰ কথাখিনি কিছু জনাৰ চেষ্টা কৰিম উষা মংগেশকাৰৰ পৰা। দিদি, মাই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, व्हाट्स योर फीलिंग्स टू बी प्रेजेंट आपने जो बोला है अभी आपकी भाषा में थोड़ा थोड़ा समझ रही थी मैं। अभी थोड़ी आदत हो गई है आसाम में। हाँ बोलिए, क्या बोल तो कैसा लगा इस टाइम आसाम आने के बाद? बहुत अच्छा, मुझे तो हमेशा अच्छा ही लगता है यहाँ पे। जब मैंने पहला गाना गाया भूपेन दा का, भूपेन दा यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है ये पूरे हमारे आसाम और हमारे मिलन में। उनकी वजह से हम लोग आसाम में आए, उनके गाने के सुर के साथ हम लोग आए। उनका पहला गाना मैंने गाया अहोम देखो और बागी सारे, तो उनका फ़ोन आया था कि मुझे, उनको शायद अवार्ड मिला था उसका, या पिक्चर को मिला था, मुझे याद नहीं। भूपेन दा को मिला था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नेशनल अवार्ड, बेस्ट फिल्म भी मिला था। तो उनको बहुत खुशी हुई, उन्होंने बहुत खुशी से फ़ोन किया था। और फिर उन्होंने खोज के गाने किए और प्रजा मोहनपति, बहुत सारे मोहन प्रजापति वगैरह ऐसे बहुत सारे गाने गाए मैंने। तो वो जो म्यूज़िक है, आपकी मिट्टी का जो म्यूज़िक है, जिसको हम लोग फोक सॉन्ग बोलते हैं, वो संगीत सुन के मैं लगा कि मुझे आसाम देखना है। इतना अच्छा संगीत है जहाँ पे, अनोखा है, अलग है। हम लोग तो फिल्म में गाते हिंदी में, गुजराती, सब भाषा में, बहुत सारा बात, ये अलग हट के लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भूपेन दा को कहा कि भूपेन दा आप चलिए, मुझे लेके चलिए आसाम लेके आसाम में। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ प्रोग्राम बनाता हूँ। और मुझे वो काजीरंगा लेके गए। काजीरंगा के बाजू में जो शहर है, नाम भूल गई मैं, वहाँ पे पहला प्रोग्राम किया। फिर काजीरंगा घुमाया उन्होंने, और फिर नौगांव वगैरह इस तरफ सब जगह पे हम लोग गए, शिवपुरी और डिब्रूगढ़ वगैरह, शिवसागर। हाँ, शिवसागर। तो ये सब जगह हम लोगों ने देखी, और जहाँ जहाँ मैं जाती थी वो खेत और झाड़ और पानी देख के मुझे मेरे गांव की याद आती थी। हमारे गोवा में ऐसे ही है, खेत है, झाड़ है, समुद्र है, यहाँ पे तालाब और नदी है। और नदी देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे आसाम का पूरा जो एटमॉस्फेयर है और यहाँ के लोग हैं सीधे साधे हैं, अच्छा लगा मुझे। बहुत मॉडर्न, और शहर का जो एटमॉस्फेयर है, हाँ, वो नहीं है। वो भी अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग ऐसे माहौल से आए हैं, तो ये अपनापन लगता है। ऐसे लगता है कि आसाम का हमारा बहुत नज़दीक का नाता है। तो मुझे जब भी आसाम बुलाते हैं तो मैं आती हूँ, जैसे इस घर से उस घर में गई, ऐसे लगता है मुझे। आपका सेकंड घर होगा अभी। झुमुर तुमुर नाती करो धैमाली, हे लक्ष्मी न होय मोरे नाम तामेली, हे लक्ष्मी न होय मोरे नाम तामेली।
तो दीदी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तो भूपेंद्र द प्राइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड प्राइड ऑफ असम, ही इज द सन ऑफ द सॉइल, तो भूपेंद्र के साथ पहले मुलाकात कब हुआ था, कैसे हुआ था, कैसा सिचुएशन में मिला था भूपेंद्र को? भूपेंद्र पहले आए थे 50s में, दीदी को मिलने आए थे और लता दीदी को उन्होंने मिलने आए थे। जोना कोरे रात की आंखों मेरे माटी, ये दादा ने रिहर्सल किया गाना, वो सुन के मैं बैठी थी वहाँ पे। अच्छा, मुझे ऐसा लगा आपका कि पपुकुंस घर में, दूसरा प्लेस में? नहीं, हमारे घर हम लोग सब थे, लेकिन गाना दीदी का था। अच्छा अच्छा। तो दीदी का गाना था तो वो हम सुनते थे और हमसे बहुत फ्रेंडली थे, वो भाई भाई जैसा रहते थे। सब बैठो सुनो गाना, इस तरह का माहौल था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। तो दीदी ने वो गाया, रिकॉर्डिंग में गए हम लोग, गाना सुना, मैंने सब याद कर लिया कि ये गाना बहुत अच्छा है। बोल गलत थे बोल, लेकिन ट्यून सब याद कर ली थी। और मालूम नहीं क्या हुआ, एक गाना उन्होंने मुझे और रिहर्सल किया था, ओ बूढ़ो शेब खाओ ना खा, शाड़ा कहनो जाए ना, खाब ना खाब ना, इस तरह का गाना था। मैंने और मीनाती, मेरी बड़ी बहन ने रिहर्सल किया, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ और वो बहुत जल्दी में हमको बाय करके निकल गए। उसके बाद में हम लोग पूरा भूल गए कि भूपेन हजारिका कोई है जिन्होंने ये गाना किया था। गाना याद था मुझे। 70s, लेट 70s तो में, मतलब 20 साल गैप हो गया अंदर में, 70s में आए। 50 to 70। हाँ, या उसके बाद कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। शायद वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में, या वो MLA थे तो उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे। मैंने सुना कि सब गरीब लोगों को रिक्शा दिलवाई, कर रहा है वो। इस तरह के काम कर रहे थे वो, इसलिए म्यूज़िक में ज़्यादा नहीं थे। फिर उनको म्यूज़िक का फिर माहौल तैयार हुआ तो बम्बई आए। अब बम्बई में आके मुझे मिले तो चेहरा वगैरह सब बदल गया था। तो 50 का भूपेंद्र, 70 का काला भूपेंद्र को बाल नहीं थे उसमें। लेकिन भूपेंद्र हमको बहुत घर के जैसे लगते थे। तो उन्हें कहा उषा तुमको गाना है। मैंने कहा चलिए, मुझे तो बहुत इच्छा है कि मैं अलग भाषा में गाऊं। तो उन्होंने मुझे गाना सीखा, आँखों में देखो और बाकी सारे। तो उन्होंने समझा ये ख है, लेकिन ये ख है, ये है, वो है, सब बातें। इसको हम लोग चमेली नहीं बोलेंगे, सामेली बोलेंगे। चमेली मत बोलो, सामेली मत बोलो, बीच वाला कुछ बोलो, चमेली शामेली, ऐसा। भूपेंद्र बहुत परफेक्शनिस्ट आदमी था, हाँ, इसीलिए। हाँ, तो ये सब बोल उन्होंने सिखाया, उसका मीनिंग समझाने की कोशिश की और गाना तैयार हुआ। अनिल मोहिले हमारे जो असिस्टेंट हृदयनाथ के थे, वो उनके असिस्टेंट भी थे। उन्होंने सब म्यूज़िक किया और मज़े की बात है, पहला गाना आँखों में देखो और बाकी सारे, बीच में बिहू आता है, भालो में तो डरा डा, तो बिहू आता है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे बिहू शुरू हुआ तो डा 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 गा शुरू हुआ। टोटली बेस्ड ऑन फोक बेस, फोक बेस सॉन्ग है। सब पूरा बिहू पे है। तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट उठाया रिकॉर्डिंग में और खुद बजाया। और बिहू का पार्ट रिकॉर्डिंग में उनको मालूम था कौन सा बजाना है और क्या बजाना है, बिहू कैसे बजाना है। तो उन्होंने पार्ट बजाया तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा ये कमाल है। मैं गा रही थी, मैं ऐसे ऐसे करके देख रही थी, वो बजा रहे थे खड़े होकर। फिर दौड़ के आए, फिर मुझे 1-2 किया। 1-2 करके हम लोग गाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, फिर हम लोग गाते हैं। तो वो कर रहे थे, अनिल भी कर रहा था। जनरली म्यूजिक डायरेक्टर अंदर बैठ के गाना सुनते हैं और असिस्टेंट 1-2 करता है, लेकिन उस वक्त वो अंदर आए थे और उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट बजाया, कुछ रिदम का इंस्ट्रूमेंट बजाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो कितना एक गाने के साथ समरस हो गए, कितना इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद मैंने पूरा गाना गाया, मतलब पूरा फिल्म गाई। उसके बाद में एक क ख ग ग गाया, फिर हवा नहीं बाताश नहीं वो भी गाया और समझाते थे कि ऐसा हवा नहीं बाताश नहीं उमर गई है, उसकी आत्मा बोल रही है, तो सैड करके गाओ, ऐसा करके उन्होंने समझाया। तो भूपेंद्र की हमारी फिर से एक मर्तबा हम लोग मिलने लगे, घर पे आने लगे, दीदी से बात करने लगे। ये दीदी बहुत बिजी थी, टाइम नहीं दे सकती थी। उन्होंने कहा तुम गाओ, तो खोज का गाना किया, फिर मन प्रजापति और बहुत सारे गाने मैं गाती गई। গাভৰু কলতে জনী আছিনো ফুলক বুলিলো ফুৰিয়া তামোলে কুচেনো ধৰিছিল কোপাইনো ধৰিছিল ফুল নৱমী
তেল পৰি পিছলা ভৰি দিব নোৱাৰা ভৰি দিব নোৱাৰা ৰঙা জানৰ তেলিয়া সাঁকো দিনটো নেদেখি থাকিব নোৱাৰো ৰাতি কেনে কৰি থাকো হাসতি হাসতি কর দেখাতি হাসতি রাখিছু বই দেখাতি হাসতি পাবে তাই মুখে নে পাবো গামছা পাবে তাই মনতে নে পাবো বতিয়াই যাবি গই কলবাড়ি পাবি গই সপনা কাটিবি পা अपन देखो बागी साथे सोहाली झुमुर टुमुर नाची को धैमाली हे हसीनो मोरे गाँव सामे हसीनो मोरे गाँव सामे अब भूपेंद्र को पूछा नहीं, जब 20 साल भूपेंद्र कहाँ गया था? 95 का मुझे भूपेंद्र नहीं पूछा नहीं, अब पूछा नहीं मैंने कभी? पूछा नहीं उनको, क्योंकि हम सब बिजी थे, मैं भी बहुत हाँ बिजी थी, डेफिनेटली। दीदी बहुत बिजी थी, दीदी ने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं पूछा। एक बार तो मैंने इतना पूछा था, भूपेंद्र अब दीदी का गाना नहीं किया, तो बोलते मैं नहीं कर सकता, छोटा प्रोडक्शन है, दीदी का टाइम मिलना चाहिए और फिर उसका पैसे का भी लेवल ज़्यादा है, बजट नहीं मिलता तो इसमें। हाँ पेमेंट करना प्रोड्यूसर ने करना चाहिए, तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब मौका मिलेगा मैं वो गाना करूँगा जो लोहित और महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र का, आसाम महाराष्ट्र और लोहित और गोदावरी जैसे 2 नदियों का गाना मैं करने वाला हूँ। तो वो जो उसको गाना किया था, काफी टाइम हो गया, वो आखिरी में किया उन्होंने, वो 1992 में हाँ किया, आखिरी में 1992 किया, लास्ट में किया वो तो गाना। जो वो एल्बम था सोयनिका, इट वाज रिलीज ऑन 1992। लता दीदी, उषा दीदी, आशा दीदी, आपका 3 भगनी वहाँ पे गाना गया था, और लता दीदी का वो लास्ट असमीज सॉन्ग है, आई थिंक वो लास्ट सॉन्ग है, सॉरी मेरा भी लास्ट सॉन्ग है उदंग उदंगा। उदंग लास्ट, उसके बाद किया ही नहीं रिकॉर्डिंग उन्होंने। हाँ। तो थोड़ा सा सिचुएशन शेयर करिए, हमको फीलिंग्स शेयर कीजिए। तो सोयनिका का शूटिंग जो रिकॉर्डिंग हुआ था, मतलब लता दीदी का भी लास्ट असमीज सॉन्ग है, आपका भी लास्ट असमीज सॉन्ग है, हाँ दीदी का भी लास्ट सॉन्ग था और मेरा भी लास्ट, मतलब क्या हुआ, और गाते हम लोग, लेकिन बाद में उनका म्यूजिक करने का कोई चांस ही नहीं आया, उन्होंने म्यूजिक किया ही नहीं, बीमार भी बहुत रहते थे वो उसके बाद में। उदंग उदंगा कौन करेगा ओ उदंग उदंगा कुंद करेगा उताम हाथे पथर सहाय हाल बाइसे सा उदंग उदंगा कुंद करेगा ओ उदंग उदंगा कौन करेगा उताम हाथे पथर सहाय हाल बाइसे सा उदंग उदंगा कुंद करेगा उदंग उदंगा कुंद करेगा। उस गाना का रिकॉर्डिंग का टाइम में थोड़ा कैसा फीलिंग्स था आपका? मुझे तो आदत हो गई थी, मैं तो फटाफट मैंने उनसे बोल करेक्ट करने के लिए 3 दिन लगते थे मुझे, 3 दिन हम लोग की शूटिंग होती थी, तो एक बोल ठीक करने का, तो वो बोल ठीक करके फिर वो बोलते थे कि आप तुम रिहर्सल करके गाओ, फिर वो रिहर्सल म्यूजिक पे हारमोनियम पे करते थे। हमारा एक कमरा है छोटा सा, जहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं, एक विवेकानंद का बड़ा फोटो है और सब तानपुरे वगैरह रखे इस टाइप का, तो वहाँ बैठ के वो गाना सुनाते थे। और कभी कभी मैं एक बोल गलत बोलूँ तो इतने नाराज हो जाते थे, उनकी आंखें ऐसे हो जाती थी, ऐसा नहीं ऐसा गुस्सा आ है, जाता है इसे। बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैंने उनको बोला आपको बहुत गुस्सा आता है? कहता मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, आप मेरे सामने टिक नहीं सकेंगे, मैं भी बहुत झगड़ा करती हूँ। तो फिर हंस के हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो आपका एक बहुत फेमस गाना है, बहुत सारे गाने फेमस है और ऑल गान्स आर पॉपुलर, सीना की मोर मनोर मानो, मुझे बहुत पसंद है। आपका भी पसंद है। अभी
उसका गाना का कैसे रिकॉर्डिंग हुआ था, भूपेंद्र कैसे बोला था? उसकी रिकॉर्डिंग अजीब बात है। जब सीना की सुनाया उन्होंने, तो हमेशा वो सिचुएशन बताते थे कि ये गाना इस टाइप का है, चमेली मैम सबका ये टाइप का है, वो इसका। ये गाने का सिचुएशन ही नहीं बताया मुझे कि किस बात पे है। तो मुझे ऐसे लगा ये हॉन्टिंग मेलोडी है। अनिल मोहिले म्यूजिक कर रहे थे, तो उन्होंने पूरा हॉन्टिंग, बहुत अच्छे पीसेस बनाए, वो पूरा हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर हो गया था। मैंने कहा हॉन्टिंग भी है और सैड भी है, तो मैंने वो हॉन्टिंग और सैड के हिसाब से गाया। चल गया गाना, मुझे पता ही नहीं, मुझे लगा कोई भूत वूत का गाना है, ऐसा कुछ है ऐसा। 1 साल निकल गया, मुझे खोज का अवार्ड मिला, तो मैं अवार्ड लेने भी नहीं आई, उन्होंने कलेक्ट किया था। अवार्ड ले लिया। हाँ। तो 1 साल के बाद जब भूपेंद्र मुझे लेके आए यहाँ पे, तो ये स्टूडियो जो हम लोग ये किया था ना, वहाँ पे मुझे लेके गए थे। हाँ, ज्योति सिट्टो ये में। पहला शुरू हुआ था उनका एक सेक्शन। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको गाना दिखाता हूँ सीना की। दिखाइए। मैं बैठी और ब्लैक एंड वाइट गाना था, और एक बगीचे में एक लड़की आई और एक लड़का, और वो हंस के गा रही है वो सीना की। उसका मीनिंग समझ में आया मुझे कि सिचुएशन का वो कोई उसको नहीं था। उसको ये कर रही है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम नाग हो, मुनि भूली काल खा भूली ते पिंदी लो। मतलब उसका समझ में आया मुझे कि तुम सांप जैसे तुम हो, तो उसको मैंने फूल बना के रखा हुआ है। तो वो उसको गुस्सा कर रही है, उस पर गुस्सा कर रही है। वो बाद में मुझे पता लगा कि ये गाना ऐसा, ये हॉन्टिंग सॉन्ग नहीं है, ये ना सैड सॉन्ग है, ये गुस्से का गाना है कि वो उसको ये कर रही है कि तुम इतने खराब आदमी हो। ये बाद में समझ में आया, तो इतना खराब लगा मुझे। मुझे मालूम होता है सिचुएशन, तो मेरी तरफ से मैंने हॉन्टिंग गाया था, तो मेरी तरफ से मैं इस टाइप का गाती। लेकिन लोगों को फिल्म मालूम नहीं, लेकिन गाना बहुत पसंद हो गया। बहुत अच्छा गाना। तो इसके बाद आप काफ़ी आसामीज गाना में, फिल्म में गाना गाए, सब सारी गाना पॉपुलर हो गया अभी। बहुत गाने गाए मैंने। फिर मैंने उनको क्या हुआ, HMV के साथ हम लोग का सब आर्टिस्ट का कुछ खटपट हो गया था। तो इंद्रे को कंपनी में मैंने बोला भूपेंद्र आप गाना करो, भूपेंद्र आपका गाना मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा चलो करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता था अगर कोई जिद करे कि गाना करो। तो उन्होंने गाना किया, बहुत अच्छा गाना है, वो मिलता नहीं है मुझे कहीं भी। बिहू है। अच्छा। बिहुरे बेरिना पाते सोमनिया बिहुरे बेरिना पाते। हाँ वो तो नया पैसा लोकाई लो, ये ऐसा कुछ था उसमें। तो मैंने गाया, बहुत लंबा चौड़ा भी होता, 2 ही गाने किए थे। अभी ढूंढती हूँ, मिलता नहीं है। बचपन में सपना क्या था आपका? बचपन में कुछ ऐसा नहीं सोचते थे हम लोग। और मेरी माँ और मेरे पिताजी बहुत मेरा लाड़ करते थे। मैं लाडली थी उनकी। मैं क्योंकि बीमार पड़ी थी और उसमें से बीमारी से उठी थी, तो सब माँ बाप का मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान था। मेरे पिताजी की मौत हुई, मतलब मेरे पिताजी जब गए तब मैं 5 या 6 साल की थी। तो मुझे पिताजी कुछ याद नहीं है, सब सुनी हुई बातें हैं। फिर माँ ने हमको बड़ा किया बहुत मुश्किल से, सब छोटे छोटे। सबसे बड़ी लड़की 10-12 साल की दीदी, तो उसने पूरे उठाया घर को, फैमिली का जिम्मेदारी संभाला है। उसने जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, कुछ और सिवा गाना और कुछ नहीं था। ना कोई कॉलेज में गए हैं, ना कोई किसी ने
इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, ऐसा कुछ नहीं था। सब छोटे। और उस ज़माने में मैं 40 की बात कर रही हूँ, 42 43 की। ऐसा कुछ था नहीं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ें, और पढ़ने का मौका भी नहीं मिला। पिताजी जाने के बाद दीदी ने संभाल लिया। वो पिक्चर में काम करने लगे, छोटे छोटे रोल करने लगे, और थोड़े थोड़े पैसे से हम लोग घर चला रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग को कोल्हापुर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि कंपनी कोल्हापुर गई थी। कोल्हापुर में तो कोल्हापुर में हम लोग स्कूल में जाते थे, ये करते थे। लेकिन हम गाएंगे, खास करके मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं गाऊंगी। बिल्कुल नहीं गाती थी मैं डांस सीखती थी, मैं ये कुछ भी करती थी, लेकिन गाना नहीं गाने का। अच्छा। एक दिन क्या हुआ, हम लोग मोटर से जा रहे थे, तो मेरा भाई साथ में बैठा, मेरे से छोटा है, लेकिन वो हम पे अंकुश बन के रहता है। तो हम लोग ऐसे गाड़ी में चौपाटी की तरफ जा रहे थे। मुझे एक गाना याद आया, मैं गुनगुना रही थी, आमिर खान साहब का। अच्छा। कोई फिल्म का गाना, जनक जनक पायल बाजे। तो वो मैं गाना गुनगुना रही थी, तो उसने बोला तू गाती है? मेरे साथ बैठा था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गाती हूँ। मैं तो अच्छा गाया तुमने, अब तुमको गाना पड़ेगा। गाना क्यों गाना कर पड़ेगा? तो मैं रोई चिल्लाई, घर में बहुत दंगा किया, मैं नहीं गाऊंगी, मैं नहीं गाऊंगी। वो पकड़ के लेके आप गाना कोई भी नहीं गाऊंगा? कभी नहीं गाऊंगी। नहीं गाऊंगी मतलब नहीं गाऊंगी, बाकी सब करूंगी, लेकिन गाऊंगी नहीं। वो मुझे पकड़ के लेके गया स्टेज पे, बहुत रोई मैंने कहा नहीं गाना है, नहीं गाना है। और फिर जाके कौन सा स्टेज में था वो? कौन सा स्टेज में था वो प्रोग्राम? कहाँ पे था वो प्रोग्राम? ये सब प्रोग्राम दादर में था। अच्छा, दादर में। हाँ। वो मुझसे 2 साल छोटा, ओ, लेकिन वो हुकूमत करता था हम पे। लेके गया कि उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है। 12 साल का था, उसने जो म्यूजिक किया है सबको मालूम है, मेरा भाई और ये सब गीता। तो मैं स्टेज पे गई और एक डुएट मुझे कहा गाओ, और मैं डुएट मैंने गाया। फिर मुझे थोड़ी हिम्मत आई, फिर धीरे धीरे मैंने गाना शुरू किया। फिर मैंने कहा ठीक है, स्टेज पे गाती हूँ मैं फिल्म में नहीं गाऊंगी, डर लगता है। तो चित्रगुप्त और श्री रामचंद्र, उन्होंने कहा तुमको गाना ही पड़ेगा। और इतनी जिद की, मैं इधर भागूं उधर भागूं, मुझे पकड़ के ले आते थे, नहीं तुमको गाना ही गाना है। और फिर उन्होंने मुझे सुबह का तरफ फिल्म में छोटी राजेश्वरी के लिए गाना गवाया, छोटी बेटी का, बच्ची का, भाभी आई। अब मेरा नसीब, वो गाना चल पड़ा। अच्छा। चल पड़ा तो फिर सब म्यूजिक डायरेक्टर को लगा कि नई बच्चों की आवाज़ आ गई, सब बच्चों के गाने आने लगे मेरे तरफ। ट्रेंड बन गया मतलब? हाँ, वो ट्रेंड हो गया कि बच्चे के गाने मैं गाती हूँ। अब मैंने एक गाया तो हिम्मत आ गई, थोड़ी हिम्मत आ गई, फिर गाना शुरू किया गया। फिर चित्रगुप्त जी ने मुझे थोड़ा हीरोइन का, वो माइथोलॉजिकल का हीरोइन का गाना गवाया, वो भी चल पड़ा। फिर अपलम चपलम गवाया, वो भी चल पड़ा। फिर मुझे ये गाना गवाया, मुझे ये न थी हमारी किस्मत, वो भी चल पड़ा। तो मेरे सारे गाने एक साल में 3-4 गाने चल पड़े, थोड़े थोड़े बहुत ज़्यादा, थोड़े थोड़े बहुत ज़्यादा। फिर मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया, फिर मैंने गाना शुरू किया। हो राधा सुरार फूल गुजी, राधापुरा राधिका, शाहबागी सा झुमुर नासी, जुगनुक जासे होटिका। हो राधा सुरार फूल गुजी, राधापुरा राधिका, शाहबागी सा झुमुर नासी, जुगनुक जासे होटिका। तो पहले फिल्म जय संतोषी माँ, ना, पहली फिल्म नहीं, पहली फिल्म सुबह का तरह। सुबह का तरह, जो सॉन्ग था, और आरती उतारा। कौन सा? हाँ, मैं तो आरती उतारा। आरती 1975 में। संतोषी माँ तो काफ़ी लेट हुआ था। हाँ। ये सब पूरे गाने होने, इतना सब चलने के बाद श्री अर्जुन मेरे से हमेशा गाने लेते थे, छोटी मोटी। छोटी पिक्चर थी वो, कुछ लाखों की पिक्चर थी, और वो छोटी थी, छोटी का सब छोटा। तो उन्होंने कहा तुम गाओ, तुम गाया। लेकिन गाने इतने चल पड़े कि अभी तक रिकॉर्ड है उसका, कि इसने गाने कोई नहीं चले और इतना कोई पिक्चर नहीं चली। यहाँ तक कि संतोषी माँ के जहाँ थिएटर में लगी है फिल्म,
वहाँ ऐसे एक डब्बा रख के उस पे फोटो लगते थे संतोषी माँ का, कोई पेंटिंग काफी लगाते पॉपुलर थे। हुआ गाना है। और आरती वो उतारा। फोटो के नीचे डब्बा रख के लोग दान डालते थे उसमें। पिक्चर देखने के लिए गए हैं वो, जाके पैसे डालते थे। तो वो डब्बे के अंदर 2-2 लाख रुपए उस जमाने में बनते थे। 1975 में 2 हाँ, लाख। उस जमाने में इतने पैसे जमा होते थे। और लोग जाते हैं थिएटर में तो चप्पल बाहर निकाल के थिएटर में जाते थे। अच्छा। और गुजरात की औरतें वहाँ गरबा करती थी जब मेरी आरती चालू होती थी। तो ऐसी डिवोशनल फिल्म देखी नहीं। हर जाति की एक औरतों ने, ट्रेंड शुरू कर दी, ट्रेंड सेटर फिल्म है नहीं, actually। हर जाति की औरतों ने, पारसी औरतें, मुस्लिम औरतें, उन लोगों ने भी ये उपवास किया। तो कैसे इतना वो एक 3-4 साल इतना धूम मचा है इसमें, तो वही नसीब होता है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, ओ मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। मतलब इसका रिकॉर्डिंग का टाइम में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमको साथ। रिकॉर्डिंग के टाइम में एक सुपर गाना- एक्सपीरियंस अलग कुछ नहीं होता है। अच्छा। गाना याद किया और गाया, लेकिन गाना का ये फ्लेवर नहीं थोड़ा मालूम अलग सा, पड़ता, ये गाना नहीं का मालूम फ्लेवर। पड़ता है कि ये गाना फेमस होगा। हाँ 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 हाँ। ये मालूम कभी नहीं मालूम पड़ता। वो पिक्चर लगने के बाद मैं लंदन में थी, प्रोग्राम के लिए दीदी के साथ गई थी। वहाँ HMV से फ़ोन आया कि तू वहाँ क्या कर रही है, तुम्हारा संतोषी माँ चल रहा है, मराठी में पिंजरा चल रहा है, और यहाँ चमेली में चमेली सब में चल सब रहा चल है। रहे हैं। तीनों एक ही साथ हाँ, सेम एक में। साथ चल रहे हैं। तू वहाँ क्या कर रही, यहाँ तुमको आसाम में बुला रहे, उसको ओखाबाई बोलते हैं, ऐसा मुझे बोला। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें सब कुछ चलता है। ये सब नसीब का, हमने कुछ नहीं किया, सब एक जैसे ही गाया, कुछ नई बात कुछ नहीं। नई बात कोई नहीं है। तो आप लता दीदी के साथ कोई फिल्म में भी एक साथ गाना गाए थे आप? बहुत गाए। बहुत सारा गाए। पहला ही गाना और अपलम स्टेज चपलम। स्टेज में भी परफॉर्म किया, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, सारी वर्ल्ड में बात। मेरे पर्सनल शो जो है मेरे ख्याल से 5000 के ऊपर हो गए हैं। 5000 प्लस ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि मैं 45 साल से गा रही हूँ स्टेज पे। हृदयनाथ के साथ शुरू किया और अब मैं अलग अलग ग्रुप में गाती हूँ। और दीदी के साथ मैंने अंदाजन 150 प्रोग्राम गाए। मैं यहाँ पे भी आई थी, अच्छा, 150 प्रोग्राम गाए, अमेरिका, इंग्लैंड, सारी वर्ल्ड में। सब, फ्रेंच, रशिया, जापान, हर जगह हम लोगों ने प्रोग्राम किए। और वहाँ पे दीदी का प्रोग्राम, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, 12-12, 15-15 हज़ार ऑडियंस, छोड़ती नहीं थे। आप गाओ, कलकत्ता में तो कमाल। और यहाँ का तो जो भी, जिन्होंने भी देखा है उन्होंने माहौल देखा होगा कि क्या हाल था। नेहरू स्टेडियम में शो हुआ था थोड़ा। आंसू का शो था। तो इतना, मतलब लोग सब जमीन पे पूरे लेटे हुए, ऐसे सिर नीचे रख के, और हम लोग बीच में जा रहे, ऐसे ऐसे लग रहा था अरे बाप रे आप क्या करें। वो नमस्कार कर रहे थे। और शो भी बहुत हिट हुआ था। और भूपेंद्र साथ में थे तो कुछ बात ही अलग थी। दीदी आप बहुत फिल्म में आप गाना गाए, प्लेबैक किया, तो बहुत गाने आपका गाए। ध्यान से, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा गाना बेस्ट है? एक गाने का तो मैं बता नहीं सकती हूँ। एक गाने बहुत If I सारे ask थे। for one, two जैसे and three. गुजरात में मुझे अवार्ड मिला, स्टेट अवार्ड मिला है, मराठी में मिला है, हिंदी में नहीं मिला है अवार्ड मुझे, लेकिन मराठी इसमें मिले हैं। तो एक ही गाना बताना मुश्किल है। अगर आप आसामी बोलेंगे तो मैं बोलूँगी सीना की अच्छा है। मराठी में पूछेंगे तो पिंजरा के गाने अच्छे हैं। हिंदी में पूछेंगे तो मुंगड़ा बहुत चला है, मेरा मुंगड़ा पसंद है। तो दीदी का कौन सा गाना आपका पसंद है? बहुत दीदी के सारी सब गाने सारी पसंद गाना है। पॉपुलर है। कोई भी गाना ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है और ऐसा है, सारी सब गाना एक पे- साथ चलते हैं। कोई भी गाना, मैंने
पुराने पुराने गाने उसके अभी मोबाइल पे आते हैं बराबर सुने हैं। ऐसा लगता है कि ये गाना और कोई गा नहीं सकता, कोई गा नहीं दीदी के लिए गाना सिर्फ सकता। ये दीदी का ही दीदी है। के लिए। कोई भी हो, कोई लाइट सॉन्ग हो, सेमी क्लासिकल हो, गज़ल हो, भजन हो, कुछ कोई भी गाना। अभी हृदयनाथ ने जो भजन बनाए मीराबाई के बनाए, ज्ञानेश्वर के बनाए हैं और गालिब बनाया है। संस्कृत में भगवत गीता बनाई है भगवत गीता, हाँ। और मराठी के और हिंदी के बहुत सारे गाने बनाए, फिल्म के गाने बनाए, लेकिन फिल्म का गाना उसका चला है। लेकिन उसने जो गाने बनाए हैं और उसने जो गाए हैं, दोनों कॉम्बिनेशन है दोनों का, वो कुछ फैंटेस्टिक है। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ये गाना अगर कोई गा के बताए तो हम उसको 100 रुपये देंगे, इतना परफेक्ट। वो बहुत परफेक्ट काम करवाता है और वो बहुत परफेक्ट गाती हैं। तो उसका एक गाना बोलना बड़ा मुश्किल है। हृदयनाथ का बोलो तो उसके सारे एल्बम, मदन मोहन बोलो सारे गज़ल, आर.डी. बर्मन बोलो तो बहुत अच्छे गाने हैं सब। जयदेव जी बोलिए, कोई भी, जयदेव जी का एक गाना है, मैं तू चंदा मैं चांदनी, वो कोई भी नहीं गा सकता, बड़ा मुश्किल गाना है। वन एंड ओनली फॉर दीदी ऑल्सो। लक्ष्मीकांत का सत्यम शिवम सुंदर कोई नहीं गा सकता, पर एक टेक में ओके किया उसने, एक टेक में। एक टेक में थोड़ा बताइए तो ये गाना कैसे सुना हुआ था? और टेक किया। नहीं, मैं गई नहीं थी, उसने आके बोला, उसको बुलाया, वो थोड़ी नाराज थी उस दिन। हाँ, उस दिन नाराज थी, तो कहा कि गाना करना है। राज कपूर वगैरह सब बैठे हुए थे, किसी से बात नहीं की, अंदर जाके बैठी, गाना सुनाओ, तो हेडफोन में गाना सुना। हाँ ठीक है, टेक करो। मीनू बाबा टेक कर रहे थे, अंदर सब बैठे थे, लक्ष्मी प्यारे ये सब। तो उसने कहा टेक करो, खड़ी हुई और गाना शुरू किया। अंदर से मीनू बाबा ने कहा ओके, वन टेक ओके, वन टेक ओके। सत्यम शिवम सुंदर, अब कितने आलाप और क्या क्या है। चप्पल पहनी, निकल गई। कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ मैं चाहती हूँ कि मैं ये सुर लगाऊं। कॉन्फिडेंस है मैं लगाऊंगी, लेकिन नहीं लग रहा है। लेकिन उसका है कि लगेगा, गई, कोई भी तान हो जाएगी ना। गला उसका तैयार है, ऐसा गला है ही नहीं, कभी होने वाला नहीं है। आगे ऐसे भी गाने नहीं होगा, कोई नहीं गा आगे भी सकता, कोई नहीं गा सकता। सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना, सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना, मेरे हुस्न का हर अंदाज मस्ताना, मेरे हुस्न का हर अंदाज मस्ताना, मैं परियों की रानी, मेरी चढ़ती जवानी, जो भी देखे हो जाए दीवाना। तो भूपेंद्र एंड लता मंगेशकर इज बहुत अच्छा वेरी combination बिग कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा। वेरी बिग कॉम्बिनेशन। तो रुदाली, জোনা কৰে ৰাতি অসমীয়া জোনা কৰে ৰাতি बहुत अच्छा। দিল হুম হুম কৰে এণ্ড গুডা বই নৈ পাৰৰে পৰা मुझे भी जोना करे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। किस लिए दीदी? ट्यून के हिसाब से। और फर्स्ट टाइम आसामी भाषा का गाना सुना तो उसका ट्यून, उसका जो ट्यून में आपके मैंने पहले बोला ना कि यहाँ की मिट्टी की बात आती है उसमें, यहाँ का फोक सुनाई देता है। तो वो सुनने के बाद अलग लगता है कि ये अलग है। हम लोग तो फिल्म में गा रहे हैं, मराठी गा रहे हैं, गुजराती गा रहे हैं, लेकिन ये अलग है। वो जो अलगपन है ना, वो बहुत सुंदर है। और वो भूपेंद्र दा को बराबर मालूम था, कैसे हर गानों में वो यहाँ का फोक मिला के जो करते थे, बहुत अच्छा लगता है। तो रुदाली का जो गाना दिल हुम हुम करे बहुत वो पॉपुलर तो ओरिजिनल यहाँ का गाना है। हाँ, original दीदी from, दीदी यहाँ आई बुकु थी हम ना। हम करे। हाँ, तो इस गाना का ऊपर में आपका क्या कमेंट है, आपका क्या बोलेगा वो? मैं रिकॉर्डिंग में नहीं गई थी अभी। यहाँ पे मतलब अर्ली जो रिकॉर्डिंग हुए हैं से 80s में 90s में, तो मैं बहुत बिजी थे प्रोग्राम में और रिकॉर्डिंग में, तो मैं जा नहीं सकती थी। तो भूपेंद्र का होने के बाद भी नहीं गई मैं। लेकिन वो गाना मैंने स्टेज पे बहुत मर्तबा गाया, मुझे अच्छा लगता था। फिर एक मरतबा भूपेंद्र ने कहा, भूपेंद्र आए थे, घर पे आए थे कि दीदी का प्रोग्राम करना है आसाम में। मैंने कहा ठीक है, आप बात कर लीजिए।
दिल हुम हुम करे गाना जो है वो आसामी में गाना है। मैंने कहा ठीक है, दीदी तो गाया, दीदी ने गाया, हाँ हाँ हाँ, बुको हुम हुम करे गाया। ये फिल्म प्योरली फुगन। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ कृष्णदेव महाराज के जो गाने हैं, शंकरदेव, हाँ, शंकरदेव, तो उनका एक गाना है ओ रघुनंदन, हाँ हाँ, वो बड़गीत, बड़गीत बोलते हैं असामीज में। तो वो उन्होंने कहा उषा तुम गाना है। मैंने कहा मेरे जय जय साथ आप रघुनंदन, जय 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 रघुनंदन। जय रघुनंदन। तो मैंने कहा आप मेरे साथ गाएंगे, मैं अकेली नहीं गाऊंगी, कि नया गाना है, यहाँ पे रिहर्सल करके गाना है, बोलो में मैं गड़बड़ कर ही दूंगी। तो उन्होंने, मैंने और भूपेंद्र ने वो गाना स्टेज पे गाया, जय जय रघुनंदन। मेरे पास अभी भी लिखा हुआ है। सब कानु सुरोई हुई ना जाबा होनर बाही गोढ़ा सिंहारा से बाजाबा नंदर घरे जो तुमी আসিলা যে করু কংসবায়ু হতে তুমি রখাইছিলা গুরু শাম কানু সুরোই हुई ना जाबा। तो भूपेंद्र को लास्ट कहाँ में मिला था, कैसे मिला था, बम्बई में। कौन साल के बाद होगा वो? उनके डेथ के पहले, उनकी डेथ अब के, गया था हॉस्पिटल में? नहीं, वहाँ नहीं गया था। अच्छा हमारे घर में गणपति बैठते हैं 10 दिन के लिए, अच्छा, वहाँ पे होते तो हैं हाँ, गणपति, हम हाँ। हमेशा हर साल बैठते साल हैं, बैठते तो बहुत बड़ा उत्सव होता है, लोग आते जाते हैं। तब मैंने कल्पना को बोला, कल्पना भूपेंद्र को बोला गणपति में आए। अच्छा, तब वो मतलब बीमारी उनको छू रही थी, थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहे थे। आए, गणपति को देखा, दीदी से बात किया, बहुत देर तक बात की, लेकिन कल्पना संभाल के लेके आई थी उनको, मतलब कुछ तो तकलीफ। और फिर कल्पना का फ़ोन आया मुझे जब वो हॉस्पिटल में थे, हाँ हाँ, कोकिला बेन घर में थे, घर में जब बीमार थे, तब कल्पना ने मुझे बोला कि वो पूरा दिन यहाँ पे गाना चलता है दीदी का, हाँ हाँ, अलग अलग गाने, आसामी ऐसा कुछ नहीं। तो दीदी का गाना सुनते हैं, फिर वो सोते हैं, दीदी का गाना पूरा दिन चलता रहता है। मैंने कहा मैं आऊँगी, कल्पना को बोला कि बहुत दूर, बम्बई में डिस्टेंस बहुत दूर हाँ, दूर पे है, होता है ये सब। बहुत दूर है, और फिर मैं काम में हूँ और वो भी काम में है, वो भी फिल्म बना रही थी ना, तो हुआ नहीं, जाना हुआ नहीं। उसके बाद में मुझे कल्पना का फ़ोन आया कि वो हॉस्पिटल में है और छोटी भाभी वगैरह सब आए हैं मिलने के लिए। तो मैंने कहा मैं भी आऊँगी, तो उसने नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हो, आईसीयू में है, अच्छा, आप मत आइए। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं आऊँगी। फिर कल्पना ने कहा कि वो हेडफोन लगा के सोते हैं और दीदी का गाना चलता है। दीदी के गाने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं सुना। उसमें जोना को राती भी था, अच्छा, वो सब मिला के गाने सुनते थे, हिंदी के, मदन मोहन के, और हृदयनाथ का बहुत अच्छा लगता था गाना, बहुत अच्छे फ्रेंड थे वो। हृदयनाथ को उनका स्टाइल पसंद था, उनको हृदयनाथ का स्टाइल पसंद था, तो हृदयनाथ के साथ पूरा आसाम में प्रोग्राम किया। अच्छा, वो मराठी में गाता था हृदयनाथ, हिंदी में वो गाता था नितिन, मैं एक आसामी और एक 2 हिंदी, भूपेंद्र आसामी और हृदयनाथ मराठी, और वो मराठी गाता, हाँ मराठी गाता था बैठ के, तो उसको वंस मोर मिलते थे, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन साउंड अच्छा लग रहा है लोगों को, तो इतना वंस मोर मिलता था। एक हम लोगों का गाना है मराठी का, वो जो फिशरमैन होते हैं ना, तो फिशरमैन वो धोड़ी लेके जा रहे हैं और वो सब हैया हो हैया उस टाइप का वो गा रहे हैं, तो वो गाना उनको अच्छा लगता था। आसामीज गाना था वो? नहीं, आसामी स्टाइल नहीं, हमारी आसामी बिल्कुल स्टाइल। टिपिकल मराठी स्टाइल। अच्छा, मराठी स्टाइल। तो वो गाना उनको पसंद था बहुत, अच्छा, और लोगों को इतना अच्छा लगता था। तो हृदयनाथ का उनका बहुत अच्छा था, बहुत मिले जुले थे। अपरूपा अपरूपा
मुक्ता अनुभव जाना तुम्हें कराना সেনাই মরু গাভৰু কলতে জনী আছিনো এজনী আছিনো কুলক মোৰ বুলিলো ফুৰিয়া তামোলে কুচেনো ধৰিছিল কোপাইনো ধৰিছিল ফুল নবমীও তেল পৰি পিছলা ভৰি দিব নোৱাৰা ৰঙা জানৰ তেলিয়া সাঁকো দিনটো নেদেখি থাকিব নোৱাৰো ৰাতি কেনে কৰি থাকো। तो भूपेंद्र का जो देहांत हुआ था, आप लोगों का मंगेशकर फैमिली के साथ भूपेंद्र का खूब करीबी रिश्ता था, म्यूजिकल जर्नी था, तो कैसे इन्फॉर्मेशन मिला था, कैसे खबर मिला था कि भूपेंद्र इस दुनिया में नहीं है? आपको कैसे पता चला, कौन इन्फॉर्मेशन? मतलब लास्ट उनका लास्ट में नहीं, कल्पना का फोन आया था मुझे, अच्छा, बहुत रो रही थी। उसने कहा ऐसे हुआ, तो उनके परिवार वाले सब आए थे। फिर हम लोग नहीं गए, हम बहुत दूर, वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में थे, मतलब हमारे घर से 1.5-2 घंटे का रास्ता। तो मैं नहीं गई, नहीं तो मैं जाती हमेशा। कल्पना थी, घर पे गई हूँ मैं अच्छा, एक मर्तबा। कल्पना भी बहुत बिजी रहती थी, वो 2 फिल्म बनाई दो उसने। फिल्म बनाए, हाँ। तो फिर जब वो बम्बई में आके रहे, यहाँ आते थे वो, लेकिन फिर बम्बई में कल्पना के फ्लैट में, मतलब उसका बाजू में फ्लैट था, वहाँ रहते थे। फिर वहाँ नहीं गई मैं कभी, फिर मौका नहीं मिला। फिर एक दिन मिले मुझे वो, तो मैंने कहा भूपेंद्र आप एक भी गाना नहीं कर रहे। बोलते फिल्म का कुछ अच्छा चल नहीं रहा है और फिल्में ज़्यादा नहीं बन रही हैं। आसामीज फिल्म हाँ, ज़्यादा कम नहीं हो होता है गई इस है। टाइम, हाँ, हाँ। तो प्राइवेट गाने का भी लोग, प्राइवेट गाना भी सुनना नहीं था, कैसेट में बनता है, फिर सीडी बनता है। और इतना बड़ा बजट भी नहीं था हाँ, शायद इस और बजट भी बहुत छोटा है। मैंने कहा नहीं, दीदी का वो गाना कीजिए आप, लोहित और गोदावरी का, महाराष्ट्र और आसाम का। मैंने कहा मैं ज़रूर करता हूँ। तो फिर तो वो उन्होंने तो वो बन गाना गया, किया। सैनिका, हाँ, 1992 में हो गया फिर वो। मुझे बोला कि तुम एक गाना गाओ। मैंने कहा अच्छा गाती हूँ, मैं तेरे साथ गाऊंगा। मैंने कहा आप ज़रूर गाइए, आप गाएंगे तो मैं गाती हूँ। तो उदंग उदंग उडंग उडंगा लास्ट मेरा गाना था। পলাশরে রং কোনে নখানিলে এই মিঠা সেউজ বননি আৰু তোমাৰ কোমল চাৱনী জীবনরে রং জীয়নৰে ৰং পলাশে সানিলে কোমল কোমল ঘাঁহনি। আর তোমার বুকুখনি तो आप भूपेंद्र का कलकत्ता घर में भी गया था आप लोग? कहाँ पे? कलकत्ता का जो घर था भूपेंद्र का, मैं गई थी ना, मैं आसाम से हम लोग आए शो करके। मैं और मीनाती मेरी बहन थी, दोनों आए। वो पहला शो। तो उन्होंने कहा कि तुमको रहने के लिए कोई होटल नहीं मिल रहा। रात के 11 बजे थे, हम प्लेन से उतरे। तो ये होटल नहीं, वो होटल नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि नागालैंड के उनका जो होता है घर, वहाँ पे रहो। मैंने कहा नहीं, मैं नागा से भी, नागालैंड हाँ, हाउस। मुझे डर लगता है क्योंकि भाषा नहीं, कुछ नहीं, कैसे रहूँगी मैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे घर पे रहो। तो हम लोग एक रात वहाँ ठहरे, फिर दूसरे दिन हम लोग को छोड़ा उन्होंने। अच्छा, तो दीदी आपका एज अभी 83 हो गया, तो देखने में नहीं लगता है जब 83 एज है आपका, कब अभी इतना सब 83 ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे तो नहीं लगता। जब तक मेरा अंदर पावर है। राज क्या है दीदी, मैं पूछना चाहता हूँ आपको? कोई राज नहीं है, अपनी उम्र को ध्यान नहीं देने का, काम करने का। काम बंद हुआ, आप उम्र खा गई आपको। जिस दिन बैठ गए तो फिर 83 क्या 93 हो जाऊंगी मैं, लेकिन मैं काम करती रहती हूँ। घर में भी काम करती रहती हूँ, बाहर घूमती हूँ, पुणे जाती हूँ, पुणे में फ्लैट है, वहाँ भी काम करती हूँ, प्रोग्राम्स करती हूँ, बहुत प्रोग्राम करती हूँ मैं। दूर दूर तक गाड़ी से जाती हूँ, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के शो प्रोग्राम में।
काम करती रहती, बस बैठने का नहीं, एलवेज ऑलवेज कुछ ना कुछ करने का। इतना ग्लास भी बाहर रहेगा हॉल में, तो मैं दो नौकर को नहीं बुलाऊंगी ग्लास लेके जाओ, मैं खुद ग्लास लेके जाकर रखती हूँ। मुझे बोला ऐसा क्यों करती हो? मैंने कहा मैं उतना चलती हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है। हर चीज़ में ऐसा ट्रे होगा तो ट्रे में उठा के ले जाती हूँ। वो सब दौड़ते क्या आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं बराबर कर रही हूँ। मैं अंदर जाके रखती हूँ। फिर किचन में खाने वाले को बाजू करके बोलते एक चीज़ मैं बनाऊँगी, इसलिए बना करती हूँ मैं कि मुझे रुकना नहीं, कहीं भी काम करना है। म्यूजिक यूथ फेस्टिवल में मुझे श्री देवजीत जी ने बुलाया। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, इतना सुंदर आइलैंड देखने को मिला। ऐसे लगता था कि मैं बहुत 100 साल पुराने हिंदुस्तान को देख रही हूँ, जो अभी जो सीमेंट जंगल हुआ है वो नहीं है यहाँ पे। बहुत सुंदर है। माजुली आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने पहले ही बोला है। लेकिन माजुली तक जिन्होंने मुझे लाया, उनका नाम है भूपेन हजारिका। अभी जो बॉम्बे में ट्रेंड चल रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लारे लप्पा सॉन्ग का बहुत अभी कैओस हो गया फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपका क्या रिएक्शन है? क्या जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो उसमें लिरिक्स नहीं है। जब आप गाने सुनेंगे, लग जा गले गाना सुनेंगे, तो उसमें लिरिक्स हैं, लग जा गले, लेकिन इसमें कोई लिरिक्स नहीं है। मैं जिलेबी बाई हूँ, मैं लड्डू खाती हूँ, इस तरह के बोल जो उसमें कुछ नहीं है। हाँ, कुछ बोल में कुछ नहीं, खाली रिदम है, रिदम में उसमें कुछ भी बोल बिठा दिया तो रिदम का गाना है। तो वो कोई हीरोइन रो रही है या कोई हंस रही है या बगीचे में गा रही है, कोई भी सिचुएशन पे ये गाने नहीं बैठते हैं जो हमारे हैं। ये नए गाने हैं, वो सिर्फ डांस के लिए बैठते हैं। और वो गाना अभी हम लोग इस उम्र में गाते नहीं है, पिक्चर में नहीं गाते हैं। इसके पहले भी दीदी ने हम लोगों ने सब बंद कर दिया कि ये गाना हमसे होगा नहीं, हम लोग अलग टाइप का गाना गाते हैं। अब ये टाइप हम लोग के गले में नहीं है, हम लोग नहीं गा सकते, तो छोड़ दिया। तो देख रहा हूँ कि आपका भी गाना, लता दीदी का भी गाना, कोई सिंगर वो सब रिमिक्स कर रहा है। हाँ। जो रिमिक्स करने के बाद मतलब गाना का जो फीचर था, गाना का जो रूप था, वो मतलब रिमिक्स ये सब खेल हैं। रिमिक्स किया, झंकार म्यूजिक डाला, असली गाने का सत्यानाश करने का काम है। मुझे पसंद नहीं है, जो करते हम लोग सुनते भी नहीं। तो दीदी, अब प्लस में असम का लोगों को, जो अभी प्राग न्यूज़ का दर्शक प्राग न्यूज़ देख रहा है, उनको क्या बोलेगा आप? क्या मैसेज है? असम को? असम को क्या बोलूँ, जैसा है वैसा रहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसमें अगर और जगह जो चेंज आ रहे हैं, मतलब कहीं मारामारी हो रही है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, इस तरह के कोई भी गंदी बातें नहीं आए, ये शुद्ध और शांत रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।
সেই আছিল উষা মংগেশকাৰ ইতিমধ্যে প্ৰাগনিজ দৰ্শকসকলে উষা মংগেশকাৰৰ সাক্ষাৎকাৰ চালে আৰু তেওঁৰ জৰিয়তে কিছু নজনা কথা ভূপেন্দ্ৰাৰ লগত থকা তেওঁৰ সম্পৰ্কৰ কথা লতা মংগেশকাৰৰ লগত থকা আত্মীয়তাৰ কথা আৱেগৰ কথা ইতিমধ্যে গম পালে আৰু কিছু নতুন খবৰ আমি আপোনালোকক দিয়াৰ চেষ্টা চলালোঁ সমূহ দৰ্শকক মই দেৱজিৎ ভূঞাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এটা নতুন দিনত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ শুভৰাত্ৰি